हेलो वंस अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये लीडरशिप और मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सारी इसकी अप्रोचेस और सारे इसके टूल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और डिसीजन मेकिंग को। तो अगर हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखें तो वो हमें बताती है कि एग्जिस्ट व्हेनेवर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट बीइंग मेट। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव्स पहले से प्लान किए होते हैं हमारे गोल के लिए, कि हमारा अगर जो भी गोल हमने सोचा हुआ है उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना होगा, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट नहीं होते या उनको हम मीट करने में नाकाम हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है। उसके अलावा कि व्हाट इज़ हैपनिंग वर्सेस व्हाट वांटेड टू हैपन, क्या हो रहा है और क्या हम चाहते हैं। समटाइम्स हमने कुछ प्लान किया होता है लेकिन उस हिसाब से वो नहीं होता और कोई ना कोई सर्कमस्टेंस, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप अपना क्राइटेरिया नहीं मीट कर सकते। दैट मीन्स कि जो आप चाहते हैं और जो हो रहा होता है, इसके गैप को, इसके डिफरेंस को भी हम प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, एक पूरा प्रोसेस जिसके अंदर आप बिल्कुल सही एक्शन ले रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के मीट करने के लिए, उसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफन डिफाइंड एज चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स, काफ़ी यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सोचने की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आपको थिंकिंग की ज़रूरत होगी। उसके साथ ही साथ आप एक ख़ास किस्म का एक्शन चूज़ करेंगे जो आपके हिसाब से सबसे बेहतर है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एक्शन क्या होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो जो एक्शन आप सोचेंगे उसे आप कहेंगे डिसीजन मेकिंग। वैसे ही ली स्टॉटी एट ऑल इन 1999, अच्छा पहला जो थ्योरिस्ट है हमारे पास ली स्टॉटी, उसके अलावा एट ऑल लिखा हुआ है। एट ऑल का मतलब होता है जब हमारे पास कोई भी थ्योरिस्ट या कोई भी रिसर्चर जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट 3 से ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम एट ऑल लगाते हैं। दैट मीन्स इसके साथ और भी कुछ थ्योरिस्ट थे जिनने मिलकर ये डेफिनेशन दी। तो 1999 में इन्होंने डिफ़ाइन किया प्रॉब्लम को, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्टेट एंड द डिज़ायर्ड स्टेट। जो हम चाहते हैं, जो हमारा डिज़ायर्ड स्टेट होती है कि हम लोग कोई भी टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, वो हमारी डिज़ायर्ड स्टेट है, ठीक है। और जो एक्चुअल स्टेट, यानी कि अब एक्चुअल स्टेट क्या है कि हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से हम अपना जो हमारा मकसद है उसे पूरा नहीं कर पा रहे। तो जो डिफरेंस है एक्चुअल और डिज़ायर्ड का, उसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम। वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इज़ एन एक्टिव प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम एंड एंड्स विद द सोल्यूशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि स्टार्ट तो होता है प्रॉब्लम के साथ, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको सोल्यूशन मिल जाता है और ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। वैसे ही ह्यूबर ने 2000 में डिफ़ाइन की डिसीजन मेकिंग, जिसमें उन्होंने कहा बिहेवियर एग्जिबिटेड इन मेकिंग अ सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन अ कॉर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक बिहेवियर है, एक बिहेवियर जो आप दिखाते हैं जब भी आपको सेलेक्ट करना होता है कोई भी एक्शन, जैसे कि कोई भी ऑल्टरनेटिव्स दैट मीन्स कि आपको ऑप्शंस कुछ दिए हैं कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप ये कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आप उनमें से कोई सा भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाता है और ये डिसीजन मेकिंग है। तो हम अब प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप को देखें तो स्टेप 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। स्टेप 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हम और एक्शंस कर सकते हैं किसी प्रोसेस को सही करने में, या क्या हमारे पास उसके लिए ऑप्शंस हैं, उन सबको पहले एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद उनमें से कोई जो प्रॉपर हमें लगेगा कि जो सेलेक्ट है वो अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करेंगे। नंबर 4 पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर यानी कि काम करना शुरू करेंगे। देन नंबर 5 पे हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। वैसे ही अगर हम डिसीजन मेकिंग में देखेंगे तो हमारे पास यही तकरीबन 5 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फ्रेम करना होता है डिसीजन, यानी कि आप हाईलाइट करेंगे आपका जो भी डिसीजन है सबसे पहले उसको। सेकेंडली आप इनोवेट करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ इसके ऑल्टरनेटिव्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 3 पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस
तरह का ऑल्टरनेटिव पे एक्ट करना है और आपको एक्ट कौन सा करना है। नंबर 4 पे आप अपने मैनेज करेंगे कंसिक्वेंसेस। लेट्स अज्यूम कि अगर आपने कोई डिसीजन बना लिया, उसके बाद के कुछ नतीजे बुरे निकल आए, तो अब आपने उसे कैसे मैनेज करना है ये भी आपके ऊपर है। नंबर 5 स्टेप जो है उसके अंदर 4 और 1 मिक्स होकर आता है, जैसे कि आप अपने मैनेज तो करेंगे कंसिक्वेंसेस को, साथ ही साथ अपने डिसीजन को भी फ्रेम करेंगे। सो ये स्टेजेस हैं डिसीजन मेकिंग के, और स्टेप्स 5 है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग समटाइम्स रेफर टू एज द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग is related to the evaluation and has a broader scope than decision making and problem solving. क्रिटिकल थिंकिंग को हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में मज़ीद सोचते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसका स्कोप देखें तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, यानी इसका जो स्कोप है काफ़ी वसी है बनस्बत प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के। देन अगर हम देखें तो डिक्शनरी.com ने 2013 में एक डेफिनेशन दी, जिनमें उन्होंने कहा द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन टू रीच आउट द आंसर और द कंक्लूजन। ठीक है, एक मेंटल प्रोसेस जिसमें आप बहुत एक्टिवली और स्किलफुली जो है किसी भी चीज़ को कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होता है। ठीक है, उसके अलावा आप अप्लाई कैसे करेंगे ये आपको पता होता है। देन आप उसे एनालाइज करना जानते हैं, सिंथेसाइज यानी कि कुछ ना कुछ उसमें से नया बनाना, कुछ ना कुछ नया मैन्युफैक्चर करना आप जानते हैं। उसके अलावा आप इवैल्यूएशन जानते हैं। सो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ना, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग के करीब लेके जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स इंक्लूड हो सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। वैसे ही एक और डेफिनेशन पॉल ने 1992 में दी थी क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग व्हाइल यू आर थिंकिंग इन ऑर्डर टू मेक योर थिंकिंग बेटर। दैट मीन्स जब आप अपनी सोच के बारे में सोचते हैं ताकि अपनी सोच को आप बेहतर बना सकें, तो इसे भी आप क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सो ये डेफिनेशन 1992 में पॉल ने दी थी। क्वालिटीज़ ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर। तो क्रिटिकल थिंकर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक किसी भी शख्स में जो क्रिटिकली थिंक करना चाहता है। सबसे पहले अ गुड क्रिटिकल थिंकर डज नॉट से दैट वी हैव ऑलवेज डन इन दिस वे एंड रिफ्यूज़ द ऑल्टरनेटिव। एक अच्छा जो क्रिटिकल थिंकर है वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि हम ऐसा नहीं मानता कि हम हमेशा से यही चीज़ फॉलो करते आए हैं तो मज़ीद आगे भी हम इसी चीज़ पे काम करेंगे, बल्कि उसका जो आइडिया होता है वो ये होता है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आ सकती है और बेहतरी भी आ सकती है। तो वो हमेशा एक ही फॉलो नहीं करता आता पैटर्न, बल्कि वो उसके अंदर चेंजेस लाता है, वो नए ऑप्शंस देखता है, वो नए सोल्यूशंस लाता है। एक ही तरीके से, एक ही कदीम तरीके से चलता नहीं है। सबसे पहली क्वालिटी तो हमारे पास क्रिटिकल थिंकर की ये हो गई। सेकेंडली, अ गुड क्रिटिकल थिंकर जनरेट्स न्यू आइडियाज़ एंड ऑल्टरनेटिव्स। एक अच्छा जो क्रिटिकल थिंकर है वो नए नए आइडियाज़ लेके आता है और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव्स, नए नए ऑप्शंस भी लेके आता है कि किसी भी प्रॉब्लम के या किसी भी चीज़ के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नए आइडियाज़ जनरेट करता है, नए ऑल्टरनेटिव्स देता है आपको। साथ ही साथ अ गुड क्रिटिकल थिंकर इज़ एबल टू एग्जामिन द डिसीजन फ्रॉम ऑल साइड्स एंड टेक इनटू अकाउंट वेराइंग पॉइंट्स। ठीक है, एक क्रिटिकल थिंकर की ये और खसूसियत है कि जब भी वो कोई डिसीजन लेता है तो वो उसको हर पहलू से सोचता है, हर नज़रिए से देखता है, हर साइड से देखता है कि किसी तरीके से भी इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, किसी एंगल से इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। हर उसका पॉइंट जो है वो कंसिडर करता है, हर साइड से देखता है कि मेरा डिसीजन किसी को हार्म तो नहीं कर रहा, इसकी वजह से कोई और नुकसान तो नहीं हो सकता। तो हर किस्म की एंगल को जज करता है, उसके बाद वो अपना डिसीजन जो है करता है, बनाता है। रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। क्या रोल है क्रिटिकल थिंकिंग का जब भी हम कोई डिसीजन बना रहे होते हैं उस वक्त? Some educators feel that people are not successful in problem solving and decision making because individuals are not taught how to reason insightfully from multiple perspectives. कुछ एजुकेटर्स ऐसा मानते हैं कि लोग नाकाम तब होते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग के वक्त या प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त जब कि उनको नहीं बताया गया होता कि आपको कोई भी डिसीजन जब बनाना है तो आपको उसे हर नज़रिए से सोचना है, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यानी कि हर पहलू से उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और उसके बारे में सोचना है कि वेदर वो डिसीजन सही है। कोई ना कोई ऐसी टीम या कोई ना कोई ऐसी हमारे पास शख्सियत तो नहीं है जो मतलब डिसीजन की वजह से उसको उसके कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा,
या फिर कोई ऐसा इसके आफ्टर शॉक्स तो नहीं हो सकते, कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे तो नहीं निकल सकते जिसका बाद में प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से। तो आपको हर पहलू कंसिडर करना होता है, हर एंगल से किसी डिसीजन को देखना होता है। लोगों की नाकामी की वजह यही है कि वो जब इस चीज़ को नहीं फील करते कि मतलब हमें हर चीज़ से, हर एंगल से किसी डिसीजन को देखना है। वैसे ही बेकलर ने 2000 में डिफाइन किया, द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ मैनेजर्स कैन बी एनहांस्ड बाय हैविंग स्टूडेंट्स राइट मैनेजमेंट केस स्टडी फॉर एनालिसिस। ठीक है, बेकलर ने 2000 में बोला कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग बात कर रहे हो ना, क्रिटिकल थिंकिंग की और मैनेजर्स की, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग चाहते हो कि वो बेहतर हो सके, तो आप पहले से स्टूडेंट्स को बताओ कि उनको केस स्टडी आए कि केस स्टडी कैसे करते हैं, उसको केस स्टडी का एनालिसिस कैसे करते हैं। जब वो स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें आपको पता होंगी तो फर्दर जब भी आप जाके अच्छी डेजिग्नेशन पोस्ट पे आओगे, एज ए मैनेजर वर्क करोगे, तो आपको पता होगा पहले से कि आपके क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के करीब लेके जाती हैं और किस तरीके से आप ये और अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो केस स्टडीज़ करवाई जाएँ और इस तरह का एनालिसिस उनसे करवाया जाए ताकि उनको और ज़्यादा अपनी स्पेसिफिक फील्ड में वो ग्रूम हो सके, वो और ज़्यादा उस चीज़ में इन्हांस हो सके। Furthermore, she thinks that improved critical thinking skills have a positive effect on the quality of a manager's decision and problem-solving skills. Furthermore, वो ये मानती हैं, वो ये बिलीव करती हैं कि जब हम लोग भी क्रिटिकल थिंकिंग को जितना हम इम्प्रूव करें, उसके फिर बाद में उतने ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। किसी भी मैनेजर जब वो अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, उसके ऊपर उसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो सकें। फिर इग्नाटिशियस ने 2001 में बताया that anyone can learn critical thinking but it is a long term process that must be practiced. हर कोई जो है क्रिटिकल थिंकिंग सीख सकता है, लर्न कर सकता है, लेकिन ये एक थोड़ा तवील प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस ना करें आप नहीं सीख सकते। इंटीग्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम इंटीग्रेशन देखें कि मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें कंबाइन करना पड़ेगा, जिनको हम साथ लेकर चलेंगे, उनको इंटीग्रेट करवा के चलेंगे, तो एक है हमारी डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग और उसके साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग आती है। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर जो है क्रिटिकल थिंकिंग करवाती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिसीजन मेकिंग की और इम्पॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो डेली लिविंग। हमारी डेली लिविंग में, हमारे नॉर्मल हालात में, हमारी रूटीन में हमें ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी डिसीजन मेकिंग की, या कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ क्लिनिकल, दैट मीन्स हमारे क्लिनिकल एरिया पे एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन जब भी हम काम कर रहे हैं तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्रिटिकल थिंकिंग की और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरत होती है, पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, अटेंडेंस को ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कोलीग्स को ज़रूरत होती है। कोलीग्स यानी कि हमारे साथ जो हमारे वर्क प्लेस पे हमारे फेलोज़ हैं, हमारे दूसरे स्टाफ्स या दूसरी टीम मेंबर्स हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है क्रिटिकल थिंकिंग और साथ ही साथ मतलब डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसके अलावा ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ज़रूरत पड़ती ही है हमें। देन हमारे पास आते हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें डिफ़ाइन करना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप क्लियरली डिफ़ाइन करें। सेकंड पे आप गैदर करें डेटा, जो भी डेटा है सबसे पहले वो कलेक्ट करेंगे सेकेंडली। देन जनरेट मैनी ऑल्टरनेटिव्स, फिर आप जनरेट करें ऑप्शंस यानी कि ऑल्टरनेटिव्स के क्या क्या एक्शंस है जो आप कर सकते हैं। आप इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलरली ये एक्शन भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आप उन सबको जनरेट करें। फिर उसके बाद आप लॉजिकली सोचें कि सबसे लॉजिक के हिसाब से सबसे सही तरीका कौन सा रहेगा। एंड फाइनली आप कोई डिसीजन बनाएं, कोई वो चूज़ करें, सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से एक्ट करें। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताए हैं कि ये फैक्टर्स जो होते हैं हमें पुअर डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले तो इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट स्वॉट एनालिसिस, कि अगर आप स्वॉट एनालिसिस पहले मैं बता देती हूँ, ये एक टूल होता है जब भी हम रिसर्चेस में और हम कोई भी लीडरशिप थ्योरी में
ये रूल अप्लाई करते हैं, इसका एक एब्रीविएशन है, जैसे कि S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। कि सबसे पहले आपको अपने बताने कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी प्लस पॉइंट, हमारी जो पावरफुल पॉइंट्स है वो क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देती है, तो ये एक पावरफुल पॉइंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा W फॉर वीकनेस, वीकनेस के लिए आप बताएंगे कि हमारी वीकनेस क्या है, कि हमारे यहाँ पेशेंट रेशो जो है वो काफ़ी कम रहता है। उसके अलावा O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आप और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो अदारा है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं या दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा T फॉर थ्रेट, हमारे लिए क्या थ्रेट है, हमारे लिए क्या एक करके कह सकते हैं एक चीज़ कोई भी जो आपको खतरा लग रही है। जैसे कि हमारे लिए खतरा है कि मार्केट में आजकल बहुत सारे और भी अदारे आ गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए थ्रेट है। इसी तरह स्वॉट एनालिसिस आप करते हैं, अगर आपका स्वॉट एनालिसिस जो है वो इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग भी पुअर होगी। साथ ही साथ अगर आप सोल्यूशन आप पहले प्रोवाइड कर देते हैं, आप किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से एनालाइज नहीं करते, उसके पहले ही आप किसी चीज़ का सोल्यूशन दे देते हैं, तो भी आपका जो डिसीजन मेकिंग होगी वो पुअर होगी। उसके अलावा कम्बरसम फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपके पास जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास जो आपकी फाइल्स जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है या फिर वो मैनेज नहीं सही तरीके से हो रही, उसमें थोड़ी ख़राबी आ रही है, आपसे प्रॉपर्ली चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब हो सकती है। उसके अलावा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अच्छा एक वर्ड इसमें मिसिंग है, दैट इज़ फेलिंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट नीड्स टू बी सॉल्व। अगर आप फेल हो जाते हैं ये बताने के लिए कि प्रॉब्लम है क्या और आपको पता नहीं होता कि क्यों उसे सॉल्व करना ज़रूरी है, तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर होगी। उसके अलावा फेलियर टू अलाइन द टॉप डाउन स्ट्रेटजी विद द बॉटम कैपेसिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट, सही है। अगर आप दोनों चीज़ों का लाइन एक साथ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास जो टॉप स्ट्रैटेजीज़ हैं और नीचे हमारे पास बॉटम स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको एक साथ अगर आप मिक्स करके नहीं चल सकते, मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ हमारे पास बॉटम पे हमारी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। हर चीज़ को जब भी आप एक अदारे में काम करें, मैनेजमेंट टीम में काम करें, आपको साथ लेकर चलना होता है, ताकि सारी स्ट्रैटेजीज़, सारी जो आपकी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक साथ टीम मिलकर करे और उसकी अलाइनमेंट यानी कि उसकी जो प्रॉपर वे है उस तरीके से हो और वो कंप्लीट हो। अगर इन सब में से कोई भी चीज़ मतलब इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली आपकी डिसीजन मेकिंग भी पुअर होगी। कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग, क्या नताइज या क्या अंजाम होते हैं जब आप पुअर डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके। पुअर डिसीजन मेकिंग कैन रिजल्ट इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन एज वेल एज फैमिली, फ्रेंड एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप पुअर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ, अपने आप के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने आप के लिए आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, ये भी आपका जो रिलेशनशिप होगा इन सब के साथ भी वो भी इसमें ख़राब हो सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये एलिस लैंड्री ने दी थी। देन हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो हमारे पास यहाँ पर 3 मेजर मॉडल्स आते हैं डिसीजन मेकिंग जब भी आपने करनी है। इन तीनों में से कोई एक मॉडल आपने सेलेक्ट करना है, तो इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे पहला मॉडल है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल मतलब कि रिवायती तौर तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि कोई भी एरिया, कोई भी पर्टिकुलर कल्चर होता है, उनका एक ट्रेडिशन होता है। ट्रेडिशन का वर्ड ही मतलब यही होता है कि आप कोई रवायती तरीके से कर रहे हैं। सो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, सेकेंडली आप गैदर करेंगे डेटा को, और डेटा करते ही साथ साथ आपने उसके कंसिक्वेंसेस को भी एनालाइज करना है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इसके बाद के कंसिक्वेंसेस, इसके बाद के नताइज क्या निकलेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आप एक्सप्लोर करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को, मतलब आप एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए, उसके अलावा ये बी ऑप्शन भी ले सकते हैं, सी ऑप्शन भी ले सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आप इवैल्यूएट करेंगे इन ऑल्टरनेटिव्स को कि अगर मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया तो इसके फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। इसी तरीके से आप हर ऑल्टरनेटिव को अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे। देन आप सिलेक्ट करेंगे सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, सही है, जौन सा आपको लगेगा कि सबसे सही है, सबसे बेस्ट है, वो सोल्यूशन आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो तरीका या वो सोल्यूशन जो आपने सेलेक्ट किया है उसे आप अप्लाई करेंगे। फिर आप फाइनली उस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे कि आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो
एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या नहीं, उसको आप फाइनली इवैल्यूएट करेंगे और रिजल्ट्स चेक करेंगे। वीकनेस इन द मॉडल। अब ये जो हमारे पास मॉडल था, इसके अंदर कहाँ कहाँ जो है कमियाँ रह गई और क्या क्या वीकनेस थी इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग रहा था अप्लाई करने में। जब भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था। उसके अलावा कि सेकंड इसकी मेजर वीकनेस ये थी कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो नहीं थे, इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं एक्सप्लेन किए गए थे। तो ये मेजर इसकी दो वीकनेसेस थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सेकंड मॉडल आता है। अब ये जो मॉडल था, ये जो था, इसमें हमने जो पुराना मॉडल सीखा ट्रेडिशनल मॉडल, उसी को मॉडिफाई करके ये मॉडल बनाया गया था। अब वो मॉडल की जो हमारे पास वीकनेस थी, इधर उस वीकनेस को कवर कर लिया गया, मतलब जो खराबियाँ या जो कमियाँ उसके अंदर रह गई थी, यहाँ पर उस कमियों को पूरा कर दिया गया और ये मॉडल उसी से मिलकर बना, यानी उसी को थोड़ा सा तब्दील करके वहीं से जनरेट हुआ। अब हैरिसन ने 1981 में जो है कुछ स्टेप्स दिए, जिसने उसने कहा कि अगर ये मॉडल आपको फॉलो करना है तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो स्टेप ही इसने ये दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, क्योंकि पुराने मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स मिसिंग थे, इसलिए इस मॉडल में इसने सबसे पहले रखी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करने हैं। सेकेंडली आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद अपने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप ले सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा जो ऑल्टरनेटिव है वो बेस्ट है। अब जब आप इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हर अंदाज को या हर चीज़ को कवर करना है, हर पर्सपेक्टिव से देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या जो आप डिसीजन बना रहे हैं या जो आप ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं वो लीगली सही है। उसके अलावा आप देखना है कि सोशली वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या पर्टिकुलर डिसीजन सोशली तो नहीं, उससे कोई डिस्टर्बेंस आएगी। फिर वो फाइनेंशियली तौर पर आपको देखना है कि ऐसा ऑल्टरनेटिव है कि आपके फाइनेंसेस आपको इजाज़त दे रहे हैं, आपके माली हालात आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप वो कर लें। उसके बाद टेक्नोलॉजी देखनी है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है और इनपुट देखना है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है आपने जब भी आप कोई इवैल्यूएट कर रहे हैं फाइनल अपना ऑल्टरनेटिव जो आप चूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने सेलेक्ट करना है सबसे सही वाला तरीका और ऑप्शन। फिर आप फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग को। देन हमारे पास लास्टली आता है द नर्सिंग प्रोसेस, जो कि हमारा तीसरा और आखिरी मॉडल है। द नर्सिंग प्रोसेस जो था, इसके अंदर हमारे पास जो देखा जाए अगर डिसीजन मेकिंग के वक्त, तो ये सबसे बेहतर साबित हुआ, क्योंकि बाकी के जो प्रोसेस थे या मॉडल्स थे उनके अंदर ये वाली जो इसके अंदर स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी इसके अंदर है, वो नहीं थी। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या ख़ास बात थी कि इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज़्म जो है, इसका ऑप्शन डाला गया कि जब भी आप कोई मतलब डिसीजन बनाएंगे तो आपने फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू बताना है, कि मतलब आपने फीडबैक को ऐड करना है जब भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, तभी आप बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं। तो ये जो इसकी क्वालिटी थी, ये बाकी दो मॉडल्स में नहीं थी। इसी क्वालिटी ने इसे मुख्तलिफ और बेहतर बनाया। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है ये इसे सबसे बेस्ट बनाती है। Although the process was designed for nursing practice with regard to patient care and nursing accountability, it can be adapted as theoretical model for solving leadership and management problems. हालांकि ये जो मॉडल है ये नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बनाया गया, नर्सेस के लिए बनाया गया ताकि वो अच्छी पेशेंट केयर दे सकें, लेकिन क्योंकि ये मॉडल इतना एक्सेप्टेबल और इतना बेहतर था, इसलिए लीडरशिप और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको ही रखा गया कि यही चीज़ अडाप्ट करते हैं हम लीडरशिप और मैनेजमेंट में। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसी मॉडल के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये मॉडल इतना बेहतर था, इसलिए और भी फील्ड्स ने इसे अडाप्ट किया। तो अगर हम अपने नर्सिंग प्रोसेस को देखें तो उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले असेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म का डेटा आपको रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी आपको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। फिर आप डायग्नोस, मतलब कि आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। देन प्लानिंग, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मैंने करना क्या है, हमारी क्या सोल्यूशन है और किस हिसाब से उसे प्लान करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब वो सोल्यूशन जो आपने सोचा हुआ है उसे आप अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली इवैल्यूएशन, कि अब आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं उसको अप्लाई करने के बाद। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये नर्सिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं।
तो अब हमारे पास एक क्लिनिकल एप्लीकेशन आ रही है जिसके अंदर हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है। तो ये आप गौर से सुनिए, मैं वैसे ही से कंक्लूड करके बता देती हूँ। इसमें क्या है कि नाइट शिफ्ट में समझे आप एक नर्स हैं जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। वहाँ पर आपके पास एक पेशेंट है जिनका नाम है मिस्टर जेकब और उनकी मिसेस। अब मिस्टर जेकब का जो है वो प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट मॉर्निंग उनका जो है पेस मेकर वो इंसर्ट करना है, न्यू इंसर्ट करना है। हालांकि जो उनका पुराना पेस मेकर है वो फंक्शन सही कर ले, लेकिन फिर भी उनको नया इंसर्शन करना है, ये इनके लिए शेड्यूल किया हुआ है। अब हॉस्पिटल पॉलिसी कहती है कि रात को हमारे पास कोई भी विजिटर नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जो मिसेज़ हैं यानी कि उनकी वाइफ हैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़, मैं काफ़ी वरिड हूँ और वो दोनों ही काफ़ी वरिड हैं, तो प्लीज़ उनको रात में रुकने दें। अब आपके ऊपर ये सिनेरियो है कि आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या आप उनको अलाउ करेंगे जबकि हॉस्पिटल पॉलिसी मना कर रही है आपको कि आपको नहीं किसी भी विजिटर को रात में रोकना। सिर्फ इस कंडीशन पे आप रात में रोक सकते हैं अगर वो ज़्यादा इल है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी स्टेबल कंडीशन में इसलिए आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं उसे रोकना चाहिए। लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। तो अब आप क्या डिसीजन लेंगे ये आपको डिसाइड करना है। अब इसके स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले याद रहे कि आपको अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिफ़ाइन करना है। सेकंड पर आपको जनरेट करने हैं आपके ऑल्टरनेटिव्स यानी कि जो सॉल्यूशंस है, जो ऑप्शंस आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इवैल्यूएट करने हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट रहेगा, फिर उसी ऑल्टरनेटिव को आपको अप्लाई करना है यानी कि इम्प्लीमेंट करना है, एंड फाइनली आपको इवैल्यूएट करना है। अब स्टेप 1 में आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या आपके डिसीजन बनाने की क्या नीड है, क्यों आपको डिसीजन बनाना पड़ रहा है, कि क्या आपको अलाउ करना चाहिए उनकी वाइफ को पूरी रात हॉस्पिटल में उनके साथ रहने के लिए। अब इस चीज़ में आपको ये ध्यान रहे कि हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, पेशेंट की क्या विश है, और अगर आप ऐसा उनको अलाउ नहीं करते तो एंजाइटी लेवल कहाँ जाएगा पेशेंट का। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाएंगे। डिटरमाइन द आउटकम, ये आपका स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 में आप अपना आउटकम को देखेंगे और देखेंगे कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं और कंसिडर करेंगे, जिनको आप देखेंगे कि अगर आप हॉस्पिटल पॉलिसी को इस बार कंसिडर नहीं करते तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। फिर अगर आपको मिस्टर जेकब का एंजाइटी लेवल को कम करना है वो आप कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखेंगे और उसके बाद अपने डिसीजन को बनाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आप आइडेंटिफाई करेंगे सारे ऑल्टरनेटिव्स जो आपके पास हैं, जैसे कि जो भी एक्शंस आप ले सकते हैं। लेट्स अज्यूम सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि आप हॉस्पिटल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और उसके क्या नुकसान होंगे, इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे। वैसे ही अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि आप अलाउ कर रहे हैं मिसेस जेकब को कि वो अपने हस्बैंड के पास रह लें रात भर, तो फिर उसके क्या फैक्ट मतलब क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे ये आपको देखना है। यानी जो भी ऑप्शंस हैं उसके कंसिक्वेंसेस और उसके बेनिफिट्स को आपको कंसिडर करना है और उनको देखकर अपना डिसीजन बनाना है। अब स्टेप 4 में फाइनली आप अपने डिसीजन के ऊपर आ जाएंगे, अराइव हो जाएंगे, और उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने उस दोनों ऑल्टरनेटिव के फ़ायदे और नुकसानात के हिसाब से कौन सा डिसीजन चूज़ किया और कौन से डिसीजन को अब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो स्टेप 5 में फाइनली होगी आपकी इवैल्यूएशन। उसमें आप इवैल्यूएट करेंगे तो कि जो आपका गोल है क्या वो अचीव हुआ या नहीं। तो स्टेप 5 इज़ ऑल अबाउट इवैल्यूएशन। एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि नर्सेज मैनेजर जो होंगी समटाइम्स उन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट किस्म के डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि उनको बजट को मैनेज कैसे करना है, फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है, और मेंटेन कैसे करनी है सारी चीज़ों को, मैनेजमेंट को देखना कैसे है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना है उनके अंदर। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी उनको लेने पड़ते हैं। समटाइम्स एम्प्लॉयज़ की फ़ाइट्स वगैरह हो जाती हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे उनके मैटर को रिजॉल्व करना है और कैसे इस चीज़ को डील करना है। तो अब हम डिसीजन मेकिंग के कुछ टूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग ग्रिड। तो ये जो है एक बहुत ही यूज़फुल टूल है।
जब भी आपको दो चॉइसेस के बीच में डिसाइड करना होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और उनके बीच में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो आप ये डिसीजन मेकिंग ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक सैम्पल दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग ग्रिड का। जैसे इस सैम्पल में बताया गया है कि वेदर आई शुड वर्क इन हॉस्पिटल ए या ऑप्शन बी, मैं क्या हॉस्पिटल ए में काम करूं या हॉस्पिटल बी में। अगर मैं इस बीच में कंफ्यूज हूं तो मेरे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हिसाब से मैं इजीली डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा। सबसे पहले एक फैक्टर मैंने रखा है लर्निंग एक्सपीरियंस का। लर्निंग एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो हॉस्पिटल ए में कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस है और हॉस्पिटल बी में कैसा है, इसको आप कंपेयर करके स्कोर करेंगे। वैसे ही मेंटोरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसी है, ग्रोथ कैसी है, लोकेशन कैसी है, इसके हिसाब से आप चीज़ों को स्कोर करेंगे और उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर आपको ऑप्शन ए चूज़ करना चाहिए या ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास पे ऑफ टेबल्स। तो ये जो हमारे पास मेथड है ये कॉस्ट प्रोफाइल वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं क्या कॉस्ट हो रही है और क्या हमें उसका प्रॉफिट होगा कि नहीं, इसका रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमारे पास हम एक टीचर या एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं $500 की कॉस्ट पे। हम देखते हैं कि 20 पार्टिसिपेंट्स अगर होंगे तो उनके ऊपर पर पर्सन $25 आएगा, लेकिन वैसे अगर 40 पार्टिसिपेंट्स होंगे तो $12 तक पर चाइल्ड होगा। दैट मीन्स कि हम कॉस्ट को देखते हैं और साथ ही साथ हम अपने प्रॉफिट को देखते हैं और इस तरीके से हम अपना मैनेजमेंट करते हैं और इस तरीके से हम चीज़ों को डील करते हैं। सो इसको हम कहते हैं पे ऑफ टेबल्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन ट्रीज़। इसके अंदर हमारे पास होती हैं कुछ रूट नोड्स, जैसे कुछ रूट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका। फिर आपके पास कुछ डिसीजन नोड्स आती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो सैलरी हमारे पास आ रही है एटलीस्ट $50,000। ठीक है, आपने येस करना है या डिक्लाइन करना है, ऑफर को नो करना है। अगर आप येस कर रहे हैं तो फिर कम्यूट मोर देन 1 आवर, यानी कि आपको उधर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। तो फर्दर ये एक्सपैंड होता जाता है। आपके पास लीव्स की तरह ऑप्शंस होते हैं कि आप येस चूज़ कर रहे हैं या नो, तो ये ब्रांचेस की तरह डिवाइड हो रही होती है चीज़ें, तो इसे हम कहते हैं डिसीजन ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीक्वेंस टेबल्स। इसके अंदर जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक मुझे किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है कि मैं जैसे कार 1 सेलेक्ट करूँ, कार 2 सेलेक्ट करूँ या कार 3 सेलेक्ट करूँ, तो मैं इन तीनों चीज़ों को कुछ क्राइटेरिया पे मेजर करूँगी, कुछ क्राइटेरिया पे सेट करूँगी कि कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। अगर मैं गैस कंजप्शन देखूँगी, कौन सी कार कितनी ज़्यादा उसकी गैस या पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें डिवाइड करूँगी। फिर उसके प्राइस और उसकी रिलायबिलिटी से। तो जैसे अब मैं गैस कंजप्शन के हिसाब से देखूँ तो कार 1 और कार 2 लो है, लेकिन कार 3 की गैस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और प्राइस के हिसाब से देखूँ तो कार 1 के प्राइस कम है, कार 2 के मॉडरेट है और कार 3 के काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। वैसे अगर रिलायबिलिटी देखी जाए कि कितनी कार कौन सी कितनी रिलायबल है, तो उसके अंदर अगर देखूँ मैं तो कार 1 एवरेज है, कार 2 अबव एवरेज है, यानी एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। वनस्बत कार 3 जो कि काफ़ी महंगी है और उसकी रिक्वायरमेंट गैस की भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो भी एवरेज ही हमें रिलायबिलिटी दे रही है। तो इस हिसाब से सबसे बेस्ट क्या होगी, जिसके प्राइस थोड़े कम है, लो है, और गैस की कंजप्शन भी लो है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, दैट इज़ कार 2। तो मैं कार 2 सेलेक्ट करूँगी। अब है ये हमारे पास गैंट चार्ट। अब ये चार्ट जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेशन, यानी कि कितना प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नया डिलीवरी सिस्टम एक नर्सिंग मैनेजर ने इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके लिए इसने ये चार्ट बनाया। अब इस चार्ट में सबसे पहले आप डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब जो भी प्रोजेक्ट अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करें, फिर उसे जो भी आपकी रिपोर्ट कमेटी है उससे रिसीव करें, फिर अपनी रिपोर्ट को डिस्कस करें, एजुकेट करें स्टाफ को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं और ये 6 मंथ्स के बेसिस पे इसने बनाया हुआ है कि हर मंथली जितना प्रोग्रेशन आएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं इससे हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस आ रही है, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो ये चार्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक मॉडल। अब ये जो लॉजिक मॉडल है ये टीबी के लिए दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रेन स्टाफ है, हमारे पास इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स हैं, लैब्स हैं, हमारे पास क्लिनिक्स हैं, हमारे पास फार्मेसीज़ हैं। तो ये हम देखेंगे हमारे पास इनपुट्स क्या हैं। फिर हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स हमारी चीज़ें जो हमें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे कि कुछ फियर्स हैं लोगों के, कुछ स्टिग्मा है, लिमिटेड क्लिनिक आवर्स हैं,
तो उसके अलावा हम देखेंगे एक्टिविटीज़ क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हमारे पास 4 मेजर डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हैं। एक ऑटोक्रेटिक विद इंडिविजुअल इनपुट, लीडरशिप विद ग्रुप इनपुट एंड टोटल कंसेंसस। तो ये 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोक्रेटिक डिसीजन की। तो ऑटोक्रेटिक वो डिसीजन होता है जो एक बंदा लेता है, यानी कि एक लीडर होता है, वो पूरी टीम, पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा होता है। वो किसी से कोई मशवरा नहीं लेता, वो अपने ही दिमाग से हर चीज़ को मैनेज करता है। और इसका जो टीम का इन्फ्लुएंस होगा ना इसमें, वो नन होगा, ठीक है। टीम क्योंकि कोई इनपुट कोई आउटपुट तो देगी लेकिन इनपुट नहीं दे रही, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन वो फॉलो करेंगी जो उनका सिंगल लीडर कहेगा। तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटोक्रेटिक विद इनपुट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो ये जो ऑटोक्रेटिक है ये अपने इंडिविजुअल्स यानी कि पर्सनली कुछ लोगों से पूछकर फिर डिसीजन मेकिंग बनाता है, फिर अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो ये अपनी टीम के कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से काउंसिल करेगा, उनसे पूछेगा, उसके बाद किसी नतीजे में पहुंचेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोक्रेटिक डिसीजन विद इनपुट फ्रॉम द ग्रुप और एज अ टीम। ठीक है, ये जो ऑटोक्रेटिक डिसीजन होगा इसमें भी वो जो लीडर होगा वो अब अपने पूरे ग्रुप से, अपनी पूरी टीम से काउंसिल करेगा और डिस्कस करेगा और उनसे राय लेके उसके बाद कोई डिसीजन तक पहुंचेगा। पहले तो हमारे पास कुछ इंडिविजुअल से पूछा था इससे पहले वाले ऑप्शन में, लेकिन इस बार पूरे ग्रुप से, पूरी टीम से वो अपना डिसीजन जो है डिस्कस करेगा और इसका इम्पैक्ट जो होता है दोनों का, यानी कि जो पहले से डिस्कस किया और इसका, दोनों का लो टू मीडियम होता है। लास्टली हमारे पास है कंसेंसस डिसीजन। ये इस तरह का डिसीजन होता है जिसके अंदर जो लीडर्स होते हैं और उनके साथ जो उनकी टीम होती है वो एक साथ एक ऐसे डिसीजन पे आते हैं जो हर कोई जिसके लिए रज़ामंद होता है, हर कोई उस डिसीजन को मान रहा होता है और उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार होता है। अगर इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाता, तो अगर वो फेल हो जाते हैं इस तरह के डिसीजन को लेने में, तो फिर वो पुराना वाले डिसीजन पे वापस आ जाते हैं, यानी जो पहले इम्प्लीमेंट हो रहा था उसी चीज़ पे रहते हैं। साथ ही साथ इसका जो टीम मेंबर इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब फाइनली हम समरी देखते हैं। सबसे पहले तो याद रहे कि मैनेजर्स को हमेशा सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो कि हमेशा फिक्स गोल से स्टार्ट होनी चाहिए और लास्ट स्टेप उसका क्या होगा, इवैल्यूएशन। सेकेंडली जो प्रोफेशनल अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो भी यही हमें बताती है कि फ़िक्स गोल होना चाहिए स्टार्टिंग में आपका और लास्टिंग में आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए। नंबर 3 पे हम अगर रिवाइज़ करें तो मैनेजर्स हु मेक क्वालिटी डिसीजंस आर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स। दैट मीन्स वो मैनेजर्स जो अच्छे डिसीजंस लेते हैं वो काफ़ी असरअंदाज एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन सकते हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन गुड डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गुड डिसीजन मेकिंग में। एंड लास्टली जब आप बार बार डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फाइनली आप इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं और बहुत ही बेहतर डिसीजन मेकर बन जाते हैं विद एक्सपीरियंस। आई होप आज का जो लेसन था और आज का जो यूनिट था आप लोग को कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। इसके अंदर अगर कोई भी क्वायरी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और काइंडली जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।